सदस्यता अभियान सदस्यता महाअभियान की हुई संयुक्त कार्यशाला। संगठन पर्व पर सीएम धामी ने जताई खुशी। 2 सितंबर से शुरू होगा सदस्यता अभियान। पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक्शन में सीएम धामी। सीएम ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का किया शुभारंभ। सीएम ने बोतल के बारकोड से स्कैन कर किया डिजिटल पेमेंट। अल्मोड़ा में राज्य आंदोलनकारियों का धरना प्रदर्शन। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग। भू कानून और राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन देने की मांग। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मानसून के दौरान सड़कों की खराब स्थिति को लेकर लोक निर्माण विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है। मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य में लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2025 तक लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की लंबाई 33,643 किलोमीटर हो जाएगी। महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा के दृष्टिगत वर्तमान में 187 सड़कें बंद हैं, जिसमें से 18 सड़कों को खोल दिया गया है। क्षतिग्रस्त मार्गों को चुस्त दुरुस्त कर सड़कों के खुलने के पश्चात चारधाम यात्रा फिर से प्रारंभ कर दी जाएगी। दिन के बाद हमारी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी इसके साथ साथ उत्तराखंड बनने के उपरांत मार्च 2024 तक 37,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मार्गों का निर्माण का लक्ष्य 171 किलोमीटर है। अतः मार्च 2025 तक लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की लंबाई भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र के दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार ने 500 करोड़ रुपए से सरकार पलटने की बात को अति गंभीर बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने जांच की मांग की। करण माहरा का कहना है कि इस तरह के विषय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। ये इंटेलिजेंस का भी बड़ा फेलियर है। सरकार को इसकी विस्तृत जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। जांच में खानपुर विधायक उमेश कुमार से भी पूछताछ होनी चाहिए। देखिए, सदन में अगर कोई चीज कही जाती है तो ये माना जाता है कि वो सत्य है। और एक बहुत बड़ा आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है उमेश कुमार जी ने। मैं यही कहूंगा कि इंटेलिजेंस पर भी क्वेश्चन खड़ा होता है। जो विभाग इंटेलिजेंस का काम कर रहे, वो क्या कर रहे थे अगर ये सत्य है? और सत्य है तो उमेश कुमार जी से पूछताछ होनी चाहिए। उनके पास कौन से तथ्य हैं, कौन से ऐसे उनको संकेत मिले जिससे उन्होंने इस बात को समझा, और जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस समय आम आदमी, उत्तराखंड का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि क्या इसमें कितनी सत्यता है, और ये बड़ा गंभीर प्रश्न है लोकतंत्र को लेकर भी। तो इसकी बहुत गंभीरता से जांच बैठनी चाहिए और सारे पहलू खोजे जाने चाहिए। अगर सत्य पाया जाए तो कार्रवाई हो। में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सेविका, मिनी कर्मचारी संगठन ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय की सड़कों पर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों के लिए कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हर वर्ष से अपने मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर लगातार अपील करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। रामनगर में मंडी स्थित समिति स्थित अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। ये अभियान पीडब्ल्यूडी के आदेशों के बाद चलाया गया। हालांकि यहां से अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर प्रशासन ने 2 बार स्थानीय जनता को हटाने के नोटिस देते हुए कार्रवाई रोकनी पड़ी। मंडी समिति स्थित सड़क के किनारे 11 दुकानें और 24 भवनों के अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा कुछ लोग अपने ही हाथों से अपने मकानों और दुकानों को तोड़ते हुए नजर आए। एसडीएम राहुल शाह के अनुसार
सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों को लेकर फरवरी माह में सीमांकन कर मंडी समिति स्थित रोड के किनारे बसे लोगों को चिन्हित किया गया। खबर रामनगर से है, जहां प्रशासन की ओर से अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग खुद ही अपना घर और दुकानें तोड़ते हुए नजर आए। दरअसल सड़क चौड़ीकरण को लेकर चिन्हीकरण किया गया है, जिसके अंतर्गत तमाम प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। सड़क को चौड़ा करने के लिए और विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। इसी क्रम में सीमांकन कर कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण की जद में 11 दुकानें और 24 भवनों पर एक्शन लिया गया है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंडी परिसर के जो फ्रंट एरिया है वो मार्ग है हमारा पीडब्ल्यूडी का ढेला मार्ग। इसमें विगत कई वर्षों से 35 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसमें से 11 से अधिक ऐसे स्ट्रक्चर थे जिसमें दुकानें चल रही थी। उसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा यहाँ आवासीय भवन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि इस अतिक्रमण के संबंध में फरवरी में हमारे द्वारा सीमांकन किया गया था। सीमांकन में सभी को चिन्हित किया गया था, सभी को उसमें बता भी दिया गया था कि आप उत्तराखंड में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मामले पर अधिक संवेदनशील नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से बाल अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने शिक्षण संस्थानों में बच्चों के साथ लगातार आपराधिक मामले सामने आने पर चिंता जताई है। उन्होंने प्रदेश में सभी मदरसों, शिक्षण संस्थानों, बाल गृह और दिव्यांग केंद्रों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों मदरसे में मौलवी द्वारा बालिकाओं से दुराचार करने, एक अन्य संस्थान में हेडमास्टर द्वारा कथित रूप से बच्चों को यूनिफॉर्म उतारने के लिए मजबूर करने के मामले में ये निर्देश जारी किए हैं। बाल आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने अधिकारियों से जांच में 18 साल तक के बच्चों के संस्थान, मदरसे, बालगृह को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षण संस्थानों का संचालन कौन कर रहा है, इसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि 15 सितंबर तक कार्यवाही की रिपोर्ट अधिकारी बाल आयोग को सौंपेंगे। मैंने ऊधम सिंह नगर में लिखा है क्योंकि पिछले 10 दिनों में कितनी घटनाएं वहां पर आ गई। कहीं शिक्षण संस्थान में बच्चों के साथ छेड़खानी हो रही है, टीचर पे एक्शन नहीं हुआ है। कहीं मदरसे में संचालक ही बच्चों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। एक प्रतापपुर की स्कूल बस के नीचे 3 साल का बच्चा आके उसकी दुखद मृत्यु हो गई। और घर में घुसकर एक मानसिक रूप से कमजोर बच्ची के साथ, मतलब ये पिछले इतने दिनों में ही तो हम देख ही रहे हैं कि सभी जिलों की बात हम करें कि कितना बच्चों के प्रति ये जो अत्याचार हैं, मानसिक, शारीरिक, यौन, सभी तरह के अत्याचार बढ़ रहे हैं। 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जनपद में हुई अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से केदारनाथ पैदल और मोटर मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है और अब केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान है। साथ ही घोड़े खच्चरों की आवाजाही शुरू हो गई है। जो भी यात्री यात्रा पर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष का कहना था कि वर्तमान में मानसून के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आती है, लेकिन 15 सितंबर के बाद से यात्रा पुनः सुचारू हो जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां अतिवृष्टि के कारण कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिसको लेकर शासन और प्रशासन अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। अवरुद्ध हुए मार्गों का संचालन सुचारू रूप से शुरू करने के लिए लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है और अवरुद्ध मार्ग को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। अतिवृष्टि के कारण केदारनाथ धामों के कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे यात्रा में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कि विगत कुछ समय पूर्व जो केदारनाथ धाम में अतिवृष्टि आई थी, उसके कारण से जो
केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग था वो कुछ स्थानों पर बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। इसके अलावा जो केदारनाथ मोटर मार्ग है वो भी कुछ स्थानों पर ध्वस्त हो चुका था, वॉश आउट हो चुका था पूरी तरीके से। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तत्परता के साथ में जो राहत और पुनर्निर्माण के कार्य वहां पर प्रारंभ किए गए, उसके चलते वर्तमान में जो पैदल मार्ग है वो लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और उस पर पैदल यात्रियों के अलावा घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है और जो यात्री वर्तमान में केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हालांकि वहां पर अभी मौसम पूरी तरीके से अनुकूल नहीं है और काफी लगातार वर्षा भी हो रही है, प्रतिकूल परिस्थितियां भी पैदा हो रही हैं। लेकिन जो हमारी निर्माण एजेंसियां हैं उन्होंने बहुत तत्परता के साथ में ये कार्य किए हैं और पैदल मार्ग को पूरी तरीके से सुगम कर दिया गया, सुचारू कर दिया गया है। तो वैसे भी आमतौर पर जो बरसात का सीजन होता है, मानसून का सीजन होता है, मानसून के समय में श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या काफी घट जाती है और जैसे ही बरसात का असर धीमे होता है उसके पश्चात से यात्रा फिर से प्रारंभ हो जाती है और अपने देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में एक कार से 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष का शव था। मामले की सूचना राजपुर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया है। इस संबंध में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने के चलते दम घुटने से दोनों की मौत हुई। खबर देहरादून से है, जहां 2 युवकों के शव बरामद हुए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों की ओर से बताया गया कि दोनों की बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई थी और दम घुटने से दोनों की मौत हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया गया है। मामले की सूचना परिजनों को दे दी गई है और शव उन्हें सुपुर्द कर दिया गया है। देहरादून में एक कार से 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक दम घुटने से दोनों की मृत्यु हुई है। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना देखिए, राजपुर थाना क्षेत्र में जो सहस्त्रधारा हेलीपैड है वहां एक रास्ता जाता है, वहां पर जो है एक कार में स्पॉट किया था, एक महिला और पुरुष थे और जिनकी डेथ हो चुकी थी। चूंकि जब पुलिस वहां पहुंची तो कार का इग्निशन ऑन था उसमें। इसके बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया, पूरा गाड़ी का निरीक्षण भी किया गया था। कोई उसमें बॉडी पर कहीं कोई जाहिरा चोट और कहीं कोई संदिग्धता प्रकट नहीं हो रही थी। पोस्टमार्टम के लिए जब डेड बॉडी को भेजा गया था तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें प्रथम दृष्टया जो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके जो श्वास नली है उसमें दोनों के जमा पाया गया, जिसकी फोरेंसिक के लिए भेजने के लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है, इसको जांच के लिए भेजा जाएगा। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महारत्न कंपनी भेल में 1 करोड़ रुपए के सामने चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र सिंह ढोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीएचईएल के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक उमेश प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह ढोभाल ने तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। कोतवाली रानीपुर पुलिस की तत्परता और कड़ी मेहनत से इस बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। बाईस अगस्त को बीएचईएल प्रशासन द्वारा हमारे रानीपुर थाने में अवगत कराया गया था कि इनके जो यार्ड है जहां पर जो भी बाहर से इनके कंसाइनमेंट आते हैं, यही एक धातु है, तो उसकी चोरी वहां से की गई है, जिसका उपयोग टरबाइन बनाने के काम पे आता है। पुलिस के द्वारा क्योंकि मामला काफी बड़ा था और करीब 17 कुंटल से ऊपर की ये चोरी थी और में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक महारत्न कंपनी बीएचईएल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। महारत्न कंपनी बीएचईएल में कई लाखों की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने
वारदात की गुत्थी को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह ढोभाल ने पुलिस टीम के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि तत्परता दिखाते हुए टीम ने बहुत ही अच्छे से कार्रवाई करते हुए चोरी की गुत्थी को सुलझाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने नियमों के विरुद्ध चल रहे स्कूल बसों के खिलाफ चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत परिवहन विभाग सुनिश्चित कर रहा है कि सभी स्कूल के वाहन नियमों का पालन करें, बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। एआरटीओ रश्मि पंत ने बताया कि ये रूटीन चेकिंग अभियान है जो समय समय पर परिवहन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि सभी स्कूल वाहन निर्धारित मानकों का पालन करें। पीएफ विभाग ने कर्मचारियों के पीएफ को सुरक्षित रखने के लिए अपने सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब कर्मचारियों का पीएफ काटने और निकालने की प्रक्रिया ओटीपी आधारित होगी, जिससे सुरक्षा में वृद्धि होगी। पीएफ कमिश्नर ने बताया कि पहले पीएफ कटौती और निकासी के लिए ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी की जानकारी दी। एक्चुअली ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है और ये सिक्योरिटी फीचर्स ला रही है। एम्प्लॉयज में था ओटीपी बेस्ड, एम्प्लॉयर में लॉगिन में ओटीपी बेस्ड फीचर नहीं था, तो अब वो गवर्नमेंट ने ले आए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक सिक्योरिटी फीचर मिले सबको, कोई यूज़र आईडी पासवर्ड का मिसयूज ना करे। तो इसी के बेसिस में एक जो है ओटीपी बेस अब कर दिया गया है। तो अब जब भी कोई आदमी लॉगिन करेगा तो उसका जो है ओटीपी आएगा। ये आ रही है कि कुछ लोगों के पास अपने मोबाइल नंबर भी करेक्शन कराना है जो नहीं है, पुराने हैं, तो इसके लिए हम पूरा प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं ताकि लोगों को पहले गाइड कर पाएं और जिससे हम इमीडिएटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हरिद्वार में पीएफ सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। पहले पीएफ के लिए ओटीपी नहीं चाहिए होता था, लेकिन अब पीएफ हासिल करने के लिए ओटीपी की आवश्यकता होगी। सिक्योरिटी को मजबूत करते हुए यह फैसला लिया गया है, जहां अब पीएफ हासिल करने के लिए ओटीपी होना बेहद आवश्यक है। देहरादून में बीजेपी की सदस्यता महाअभियान की संयुक्त कार्यशाला हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री संगठन अजय कुमार उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 2 तारीख से शुरू होने वाले इस संगठन पर्व पर हमारी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए। ये संगठन पर्व हमारा 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुंचे, समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है, हमारा संगठन का भी विस्तार होगा। हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि पिछली बार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं प्लास्टिक की बोतल को बारकोड से स्कैन कर डिजिटल पेमेंट प्राप्त किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक की खपत को कम करने एवं अधिक से अधिक प्लास्टिक को रिसाइकिल कर उसे इस्तेमाल में लाने के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम एक शुभारंभ, एक महत्वपूर्ण कदम है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने किच्छा कांग्रेस के वर्तमान विधायक तिलक राज बहेड़ पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मौलवी ने मदरसे में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ यौन शोषण किया। घटना से पूरा देश स्तब्ध और निराश है, लेकिन वहीं किच्छा कांग्रेस के विधायक तिलक राज बहेड़ का उक्त घटना को लेकर मुंह बंद है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला है। कहना है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया है। एक तरफ कांग्रेस के विधायक सदन में कहते हैं कि उधम सिंह नगर में अपराध बढ़ गए, दूसरी तरफ अगर अपराधी पकड़ा जाए तो धरना देने कांग्रेस बैठती है। कोई मौलवी अगर शोषण कर रहा है बच्चियों की, पोर्न फिल्में दिखा करके अपने मदरसे में जो अवैध रूप से संचालित है उसमें अगर वो बच्चियों का यौन शोषण कर रहा है उस पर चुप्पी है। भाई आप विधायक हैं, आपका क्षेत्र है, मदरसी आपके विधानसभा में आता है, आप गैरसैंण में दुनिया भर की बातें कर रहे थे, आप असली बात तो आपने बोली नहीं, इसलिए कि वोट खिसक जाएगा, वोट बैंक। राजधानी देहरादून के जिला पंचायत सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान की अध्यक्षता में सभी प्रतिनिधियों के साथ खास मुद्दे पर चर्चा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने कहा कि पंचायतें हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। अगर देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है तो पंचायतों को दोबारा शुरू करना होगा। अल्मोड़ा में गैरसैंण स्थायी राजधानी भू कानून और राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन देने सहित तमाम मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने अल्मोड़ा में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। भूमि के अवैध खरीद फरोख्त को रोकने के लिए भू कानून होना चाहिए। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण में होनी चाहिए, क्योंकि ये न केवल ये राज्य का मध्य बिंदु है और ये पहाड़ में स्थित है, जैसे कि पहाड़ी राज्य की अवधारणा थी कि पहाड़ के बीच में उसकी राजधानी होगी। तो हम राजधानी गैरसैंण के लिए आज ये धरना है। दूसरा हमारा है कि राज्य में जिस तरह से भूमि की खरीद फरोख्त हो रही है और हमारे जो है भूमि बिल्कुल बेच दी गई है, इसलिए हमारा ये मांग है कि राज्य में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए। और जो पिछले सालों यहाँ के मुख्यमंत्री ने अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेते हुए जो भूमि की खुली लूट यहाँ मचा रखी है, वो कानून जो है रद्द होने चाहिए। तीसरी हमारी मांग है, जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनके ही योगदान से ये राज्य बना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। न्यूनतम वेतन 18,000 करने, रिटायर होने पर 10 लाख देने सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई सालों से न्यूनतम वेतन और सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक मांगे पूरी नहीं की हैं। आर्थिक कठिनाइयों और काम के बढ़ते दबाव के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उचित मानदेय और सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।